नमस्कार, आप बात भारत की देख रहे हैं। आप साथ शीतल शर्मा 5 बजे की दमदार डिबेट शो। आज पूरी दुनिया की नजरें बांग्लादेश पर बनी। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हो रही हिंसा के बीच आज एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी निकलकर सामने आई है। यानी राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक गतिविधि उभर कर सामने आई है। और ये गतिविधि क्या है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। इनमें से एक मुख्य सलाहकार जो आज यूनुस है, जिनकी सत्ता हुए, और एक तस्वीर आप देख रहे होंगे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की। और आज एक और शख्स बांग्लादेश में लौटे हैं जो काफी सालों से बाहर थे, लंदन में थे। और किन वजहों के साथ वो लंदन में थे, अब कई सालों के बाद उनका आगमन बांग्लादेश की धरती पर हुआ है। यानी जो रहमान है वो वापस बांग्लादेश में लौट चुके हैं। अब ये खबर इस वक्त दुनिया की सुर्खियों में सबसे बड़ी सुर्खी क्यों बनी हुई है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अचानक रहमान इतनी बड़ी सुर्खी बनकर, इतना बड़ा नाम बनकर बांग्लादेश की धरती पर कैसे आए और इसके पीछे का वजूद क्या है। दरअसल 2008 में ये बांग्लादेश छोड़ के बाहर चले गए थे और लंदन में बस गए थे, गिरफ्तारी के डर के चलते, क्योंकि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप शेख हसीना की सरकार में लगे हुए थे। उसके बाद ये भाग गए और लंदन में रहे, लेकिन काफी सालों के बाद वो वापस लौटे। और उनके वापस लौटने के बाद अब बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म हुई थी या डगमगा गई थी, उसे वापस बल मिल रहा है। और ये माना जा रहा है कि जो चुनाव होने हैं उसमें ये प्रधानमंत्री के मुख्य कैंडिडेट के तौर पर रह सकते हैं। ऐसे में भारत का एंगल भी जुड़ जाता है, दुनिया के बाकी देशों के एंगल भी जुड़ जाते हैं, चीन के एंगल भी जुड़ जाते हैं, जो भी पाकिस्तान के एंगल भी जुड़ जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश अचानक से बदल गया और पाकिस्तान की कट्टरवाद के रास्ते पर चल पड़ा, जिस वजह से भारत में अशांति फैलाने की काम या फिर भारत में युवाओं को बरगलाने का काम पिछले कुछ दिनों से किया गया। और भारत इस पर पूरी तरीके से अपनी नजर बनाए हुए है। हिंदू प्रचार भी किए गए, हिंदुओं के घरों को भी जलाया गया, एक हिंदू शख्स को अभी अभी मारा गया और लटकाया गया, मॉब लिंचिंग उसके साथ की गई। ये तमाम चीजें जो संकेत न सिर्फ बांग्लादेश की सीमाओं तक सीमित रखती हैं, बल्कि ये दायरा जो है ये पूरा क्षेत्रीय दायरा बन जाता है, ये पूरा क्षेत्रीय इंपैक्ट बन जाता है। और इससे न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि सामाजिक जो कहीं ना कहीं समाज में एक रोल होना चाहिए एक व्यक्ति का, या जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, उससे भी बाहर होते हुए नजर आ रहा है कट्टरवाद के रास्ते पर जाने से। अब आज सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही है कि रहमान के लौटने के बाद क्या बांग्लादेश की स्थिति सुधरेगी, क्या चीजें सुधरेंगी या फिर वैसी की वैसी रहेंगी, और उनके आने के बाद क्यों आखिर चर्चा सबसे ज्यादा तेज बांग्लादेश में हो रही है। हर एंगल से इसको समझेंगे, कूटनीतिक एंगल से भी, हर एंगल से आज अपने एक्सपर्ट से ये बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जरा कुछ जरूरी चीजें आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आएंगे, उसके बाद आपको चीजें क्लैरिफिकेशन होंगी कि आखिर ये रहमान कौन है और इसका क्या मायना है। देखिए, लौटे रहमान छिड़ा घमासान। तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं। दरअसल ये लंदन में थे और इनकी मां प्रधानमंत्री रह चुकी हैं बांग्लादेश की। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं रहमान और अभी अध्यक्ष के पद पर हैं अपनी पार्टी में। और इनकी नेशनल पार्टी है, बीएनए है इनकी पार्टी, और उसी पार्टी में ये हैं अभी, बीएनपी माफ कीजिए। आज 1 लाख कार्यकर्ता इनके स्वागत में वहां पर जुटे हुए हैं, बीएनपी के, यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लगभग 1 लाख कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने इनका स्वागत किया कि आज हमारे नेता आ गए हैं। बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। शेख हसीना की सरकार में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद वो सीधे लंदन चले गए और वहीं पर रह गए पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ। अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव भी हैं संभवतः, और इन आम चुनाव में अब बहुत तरीके की जो बदलाव है या चेंजिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में उनका चाहता है, हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उसी के बाद भागे थे। आज एक और बड़ा ट्विस्ट बांग्लादेश से सामने आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चुनाव जीतने के सबसे बड़े दावेदार इस वक्त वो माने जा रहे हैं, इसीलिए बांग्लादेश में इस वक्त उनका नाम चर्चाओं में है। तारिक रहमान के आने से सियासत गर्म हो चुकी है और समीकरण बदलने की धारणा भी अभी से नजर आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का फैसला भी सामने आए और अंतरिम सरकार ने क्या फैसला आज लिया है वो ट्विस्ट मैं आपको बता रहा हूं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन कर दिया है, यानी बैन लगा दिया गया है और अब शेख हसीना की पार्टी इन चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती, वो चुनाव नहीं लड़ सकती। 2026 की चुनाव में वो नहीं भाग ले सकेंगी, यानी शेख हसीना जो अभी भारत में भाग कर आई थी, वो या उनकी पार्टी अब इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती।
आवामी लीग पर प्रतिबंध के कारण यह फैसला लिया गया। पहले प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब इनको चुनाव से भी पूरी तरीके से बैन कर दिया है। इन चुनाव में वो नजर नहीं आएंगे। तो क्या ये बदले की भावना है, बदले की राजनीति है? अब यूनुस और रहमान का क्या रोल है इसमें, शेख हसीना का क्या रोल है, जनता का क्या रोल है, हर रोल से करेंगे। मेरे साथ आज कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास जाकर एक एक कर सभी मेहमानों का आपके सामने परिचय भी करवाऊंगा और एक एक सवाल करके उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर क्या इस वक्त बांग्लादेश में चल रहा है और इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट भारत पर क्या है, पॉलिटिकली, सोशली या हर किसी एंगल से अगर कोई इम्पैक्ट होता है। मेरे साथ कमांडर भूषण दीवान जी हैं, रिटायर्ड हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी सचदेवा जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, वो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत कमांडर भूषण दीवान जी। मौसमी सचदेवा जी, आपका भी बहुत बहुत और शुक्रिया, आपने समय दिया। संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी समय दिया और हमारे साथ जुड़े इस खास विषय पर। मैं शुरुआत सर कमांडर भूषण दीवान जी आपसे करूंगा, क्योंकि आज का दिन चर्चाओं में इसलिए है, रहमान का नाम अचानक से चर्चाओं में आ गया और बांग्लादेश से लेकर भारत तक, भारत से लेकर पाकिस्तान या फिर चीन में भी शायद इस नाम पर चर्चा हो रही होगी कि उनके लौटने के बाद बांग्लादेश की तस्वीर क्या बदलेगी, और अगर बदलेगी तो किस दिशा में बदलेगी? शीतल जी, बांग्लादेश में तस्वीर बदलने के आसार काफी प्रबल हैं। हाँ। कारण क्या है, बांग्लादेश के अंदर 71 के बाद से अभी तक या तो अवामी लीग की सरकार रही है, हाँ। या फिर बीएनपी खालिदा जिया की सरकार रही है। अब खालिदा बीएनपी को तो अवामी लीग को तो यूनुस ने बैन कर दिया है, तो 12 फरवरी 2026 की इलेक्शंस में नहीं टेक पार्ट कर पाएंगे। तो आगे आता है ये बीएनपी, और बीएनपी में जब यूथ लीडर है ये, और खालिदा जिया ने जो है वो एक मॉडरेट पार्टी है, कहा जमात इस्लाम जितनी कट्टर नहीं है और पूरी तरह मॉडरेट भी नहीं है, पर जमात इस्लाम के साथ आज भी किया है। पर लबोलबाब ये है कि क्योंकि अवामी लीग के जो कार्डर्स हैं अभी वो तो लड़ नहीं सकते, तो वो कई सारे कार्डर्स वो जो है बीएनपी में भी आ सकते हैं। जमात इस्लामी में तो जाएंगे नहीं, क्यों? अगर जाते हैं और समझो जमात इस्लाम की सरकार आ भी जाती है तो ये जो है ये कट्टरवादी लोग हैं, अवामी लीग के कैडर्स जुड़ते हैं, समझो अवामी लीग के जमाती के साथ, तो जमाती के साथ जुड़ेंगे नहीं तो बीएनपी का ही हाथ मजबूत करेंगे, तो बीएनपी के जितने के आसार काफी हैं। और ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है बांग्लादेश में पीस के लिए। बांग्लादेश में टेरर जो जो खुरापात चल रही है उसको खत्म करने के लिए। पर सवाल एक ही आता है, क्या किसी बहाने कि ये इलेक्शन को टालने के चक्कर में यूनुस जी कुछ खुरापात फिर से करा दें। आज भी आपको पता है लाखों की तादाद में कहते हैं भीड़ आई थी ढाका में एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के सुपुत्र को, पर ये भी था वो बख्तरबंद गाड़ी में गए हैं तो कुछ और खुरापात ना हो जाए, ताकि इलेक्शन पोस्टपोन ना हो जाए। तो ये चीज होने का डर अभी भी है, कह नहीं सकते। ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। मौसमी माफ कीजिए, मौसमी सचदेवा जी हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार बनेगा। बांग्लादेश में जो भी अभी हुआ है या हो रहा है, हिंसा हो रही है, हिंदुओं पर भी अत्याचार लगातार किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अब उनकी आंतरिक जो पॉलिटिक्स है, आंतरिक जो उनकी राजनीति है, उससे और इधर जो हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, इसमें आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या जुड़ाव है और आखिर क्यों ऐसे बांग्लादेश में हो रहा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फेलियर ऑफ डिवास्टेटिंग लीडरशिप। जो गवर्नेंस है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, या द नोबेल लॉरियट यूनुस जी, द सो कॉल्ड ग्रेट पर्सनालिटी, उनका एक ये पूरा बड़ा फेलियर है। सेकेंडली ये एक सवाल है, क्या ही इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन हैंडलर्स? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनके पीछे फॉरेन हैंडलर्स है, मे बी चाइना और मे बी पाकिस्तान। चाइना को भी पाकिस्तान चाइना से ही बैकअप मिलता है, एंड मे बी अमेरिका। और अब ये भी देखना है कि जो ये अनरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी में उनका इलेक्शंस होने वाला है, उससे पहले
कहीं ना कहीं ये कॉन्स्पिरेसी भी लग रहा है। अब देखिए, बांग्लादेश में जब तक अनरेस्ट होता रहेगा तब तक कहीं ना कहीं भारत के बॉर्डर्स भी सिक्योर नहीं रहेंगे, हमारे यहाँ पे भी डिस्टरबेंसेस होता रहेगा। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं ये डेलिबरेट अटेम्प्ट लग रहा है। सेकेंडली, अभी डेफिनेटली अभी जैसे कि तारिक रहमान जी पहुंच चुके हैं बांग्लादेश, आप देखिए जिस तरीके से उनका 1 लाख लोगों ने उनको पार्टी वर्कर्स और वेलकम किया है, कहीं ना कहीं ये हमें इट्स अ पावरफुल सिग्नल इंडिकेट करते हैं कि बीएनपी ऑलरेडी ऑल्दो साइलेंस था, ग्रास रूट लेवल में उनका नेटवर्क बांग्लादेश में बन रहा था। और जब अब शेख हसीना जी नहीं है तो डेफा ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन लाइक अपकमिंग पॉलिटिकल जो इलेक्शंस है। बट ये इलेक्शन डेलिबरेट डिले करने का भी एक ये कहीं ना कहीं डेलिबरेट अटेम्प्ट दिख रहा है। थर्डली, अब हमें पावर हमें देखने के लिए मिलेगा बांग्लादेश में विद तारिक रहमान, बिकॉज हमने देख लिया कि सपोर्टर्स बहुत है वहां पे, एंड बीएनपी अब रिवाइव करेंगे। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा क्योंकि इंडिया का भारत का रिलेशनशिप या जो माइनॉरिटीज पे वहां पे अट्रॉसिटीज हो रहा है, क्या वो बंद होगी? मुझे नहीं लगता इतने आसानी से होगी, बिकॉज तारिक रहमान का या बीएनपी का अगर आप हिस्ट्री देखो, दे आर क्रिटिकल अबाउट इंडिया। अगर वो माइनॉरिटीज जो अट्रॉसिटीज है वो रोक नहीं पाएंगे या कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, आई डू नॉट थिंक देयर विल बी अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। सो आने वाला वक्त बोलेगा, बट नाउ जो सिचुएशन है, इट इज अ डिवास्टेटिंग सिचुएशन। बांग्लादेश इज हर्टिंग इटसेल्फ। बांग्लादेश का फ्यूचर बहुत डार्क दिख रहा है। लेट्स सी अब तारिक रहमान आगे क्या करते हैं। मैं संदीप चौधरी जी से भी जानना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी सर, आप कैसे देख रहे हैं उनका वापसी बांग्लादेश की धरती पर, और उनके आने के तुरंत बाद ही एकदम चर्चा छिड़ गई है पूरे देश में, और चर्चा इस पर हो रही है कि उनके आने के बाद क्या होगा, कैसे राजनीतिक तस्वीर बदलेगी, कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दोबारा से वहाँ पर कायम होगी बांग्लादेश में जो पूरी तरीके से बिखर गई है, या भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट है, भारत के लिए वो क्या सोच रखते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या आपको तस्वीर नजर आ रही है सर उनके आने के बाद की? देखिए शीतल जी, अभी मौसमी जी ने बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की, हमारे रिटायर्ड कर्नल भूषण जी ने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो तारिक रहमान है, इनका इतिहास क्या है। तारिक रहमान का अगर आप इतिहास जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक बार शेख हसीना की जान बच चुकी है, बम विस्फोट हुआ था, करीब 20 से 25 लोग उसमें मारे गए थे। उसका आरोप तारिक रहमान पर लगा था, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। ठीक पाकिस्तान जैसा हादसा, जिस तरीके से आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो का कत्ल हो गया था रैली के दौरान, वही हादसा शेख हसीना के साथ होने वाला था, लेकिन उस बम विस्फोट में शेख हसीना बच गई थी। उसके बाद ये जेल गए, फिर इलाज कराने के बहाने ये बाहर भाग गए, और ये 17 साल से इंग्लैंड के लंदन में रह रहे हैं, और अब ये वापसी कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, जब शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है, वो निर्वासन पर भारत में रह रही हैं, ऐसे में ये बांग्लादेश वापसी कर रहे हैं। जब बांग्लादेश में चीजें स्थिर नहीं है, अंतरिम सरकार चल रही है, रहमान यूनुस की सरकार चल रही है, ऐसे में ये वापसी कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, शेख हसीना का तख्ता पलट करने में, कट्टरपंथियों को उकसाने में, हाल ही में हादी की जिस तरीके से हत्या हुई उसमें, हिंदुओं के कत्ले आम में, कहीं ना कहीं सारे कनेक्शन फिट होते हैं। और यूनुस खान तो एक समझ लीजिए आप स्टैंप की तरह काम कर रहे हैं। पूरी तैयारी बांग्लादेश में हो चुकी है, सेना और कट्टरपंथियों के माध्यम से हो चुकी है, और उसमें तारिक अनवर को प्रधानमंत्री बनाने की, क्योंकि जो खालिदा जिया की पार्टी है उसके कार्यकारी अध्यक्ष ऑलरेडी तारिक रहमान हैं, और अब उनका वापसी होना और फरवरी में चुनाव होना, और फिर शेख हसीना की पार्टी का बैन कर देना, क्योंकि मुख्य पार्टी शेख हसीना की है, प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, सरकार शेख हसीना चला रही थी, तो ऐसे में सारे रास्ते साफ हो जाते हैं तारिक रहमान के लिए। सेना तारिक रहमान के साथ खड़ी है,
अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री वो उनका वेलकम कर रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों की गैदरिंग हो रही है एयरपोर्ट पर, तो आप समझ सकते हैं तारिक रहमान की कहीं ना कहीं अनौपचारिक घोषणा हो चुकी है। उनका स्वागत बांग्लादेश के अंदर हो चुका है। ठीक है। उनके ऊपर जो आरोप है उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है सर। कमांडर भूषण दीवान जी, आपसे समझूंगा। संदीप जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, ये पूरी एक पटकथा लिखी हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर तारिक रहमान की विचारधारा भी वही है, कट्टरवाद, और वही यूनिस सरकार जैसी उनका भी रोल रहा है, उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी वही रही है, तो फिर भारत के नजरिए से क्या बदलेगा सर? भारत को क्या उम्मीदें रखनी चाहिए तारिक रहमान से? रियल लाइफ में, पॉलिटिक्स में कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं होती है। ओके। हर सिचुएशन कंप्रोमाइज की होती है। तो जैसे पाकिस्तान में भी कहते थे ना, गुड तालिबान बैड तालिबान, वो चीज एकदम यहाँ लागू नहीं होती है, हम तो समझते हैं। तो यहाँ क्या है कि कौन ज्यादा तकलीफ करने वाला है बांग्लादेश के लिए, कौन जमात इस्लामी करे। और देखिए, मेरी समझ में जो भी नेता बैठता है कुर्सी, अब तो साल से ज्यादा हो गया है यूनुस को बैठे हुए कुर्सी पे, उन्होंने देखना है दूरगामी तरीके से। आप अगर कट्टरवाद के रास्ते, कट्टरवाद के शेर पे चढ़कर, कट्टरवाद के शेर पे चढ़ के दुनिया में आवाम पे रूल करना चाहते हैं, तो जब तो आवाम पे रूल कर पाएंगे, और जब शेर की भूख मिट जाएगी तो शेर आपको भी खा जाएगा। ये तो देखते हैं जियाउल हक पाकिस्तान में, उन्होंने इतना कट्टरवाद को बढ़ावा दिया अपनी कुर्सी को पक्का करने के लिए, आज तक पाकिस्तान नतीजा भुगत रहा है। और बांग्लादेश देख रहा है, आबादी है, इतना छोटा लैंड मास है, इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और एट वन टाइम कोविड के टाइम तो बांग्लादेश का जीडीपी इंडिया से भी बेटर था, पर कैपिटा जीडीपी हमसे बेटर था पर कैपिटा, और इंडिया से भी बेटर था, अभी कम हो रहा है। तो उनको पता है कि इतनी भारी आबादी को अगर उन्हें मैनेज करना है, गुरूरी करना है, तो उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो वो धीरे धीरे, मेरी समझ में उनको पक्का पता है, इंडिया के साथ उन्हें मिलकर चलना है। उनके सामने मालदीव्स का लेसन, श्रीलंका का लेसन, नेपाल का लेसन, सबका लेसन है। हाँ। चीन की बात सुन के, उनके युवा को देख के जीभ में पानी आना उनका वो टेम्पोररी रहता है। क्यों इंडिया से पावरा आ रही है, जा रही है, इंडिया से रोज कॉटन जाती है, तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मेन है, जिससे वो यूरोप को भेजते हैं अपना रेडीमेड गारमेंट्स। वो सब 30 लैंड पोर्ट्स इंडिया ने दिए हुए हैं, और वो जो है वो रोजमर्रा का उनका बिजनेस नहीं चल पाएगा। और फूड स्टफ है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, हाँ। और उनकी वल्नरेबिलिटी इतनी ज्यादा है। तो ठीक है, अभी 1.5 साल हो गया है जो हंगामा हो चुका है। अब 12 फरवरी के बाद इलेक्शन होती है, तो मैं इस बात को, इस न्यूज को अच्छी बात मानता हूँ। शायद हो गई है यूनुस और खलीदा जिया के सुपुत्र के बीच में, तो सेटलमेंट होगी। परफेक्ट कुछ नहीं होता है, तो ये लेस देन ए कंप्रोमाइज सिचुएशन में ये बेटर ऑप्शन है। ठीक है, ओके। मौसमी जी, आपसे मैं जरा समझूंगा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पर तो हम सबकी नज़रें बनी हुई हैं, पूरी दुनिया की नज़रें भी बनी हुई हैं, और कहाँ पर चीज़ों को वापस पटरी पर लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे नज़रिए से जो है वो अत्याचार न हो, इसको लेकर भारत का रवैया क्या है? क्या नो इंटरफेरेंस पॉलिसी है, या अंदर अंदर से कोई ना कोई बड़े कदम भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं? आज बहुत सारे संगठनों ने भारत में फिर से प्रदर्शन किया, पर विश्व हिंदू परिषद के बड़े संगठनों ने, और उन्होंने भी ये मांग की है कि भारत सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने जाने चाहिए, जो पाकिस्तान की तरफ से उठाए थे, जैसे ब्रह्मपुत्र का पानी हो, या बाकी अन्य जो ट्रेड हमारा और बांग्लादेश का चल रहा है, उस पर कम से कम बंदिश कर देनी चाहिए, ताकि बांग्लादेश पर भी रास्ते पर आए। तो क्या भारत के पता हो सकता है कि जिस आधार पर, जिस पैमाने पर पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर सबक सिखाए, वैसे ही बांग्लादेश को भी सिखाया जाए, या बांग्लादेश के नजरिए से अलग पैरामीटर से भारत के सामने जंक्शन है? अब ये जो अनरेस्ट हो रहा है या माइनॉरिटीज पे वहां पे जो एट्रोसिटीज हो रहा है, डेफिनेटली वी नो दैट बाहर का हाथ बहुत है, क्योंकि उनको पता है। और इससे देखिए कहीं ना कहीं हमारे देश में भी हो रहा है, ये जो हमारे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन स्पीकिंग जो उनके साथ, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमारे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा है। बट ये सवाल है, भारत इंटरवीन करे तो कैसे करेंगे? क्योंकि आप डायरेक्ट आर्मी या डिफेंस को आप वहां बांग्लादेश में नहीं भेज सकते। तो ये पूरा एंटायरली स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली इसको वो करना पड़ेगा। क्योंकि जो
ऐसा नहीं हो सकता जैसे हमारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे, दोनों देशों में अनरेस्ट हो जाएगा। बट स्ट्रैटेजिकली डिप्लोमेटिकली क्या रास्ता निकाल सकते हैं? एंड नाउ इट इज अ क्वेश्चन टू द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, पूरे दुनिया के बोल रही हूँ, कहाँ गए ह्यूमन राइट्स? क्यों यहाँ पे सवाल नहीं कर रहे? अब यूएस लॉ मेकर्स ने अभी जैसे वार्निंग दिया है बांग्लादेश को कि सस्पेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब शेख हसीना के पार्टी को वहां पे बैन किया गया है। आप जब एट्रोसिटीज हो गए, जब बैन हो चुका है, इतना वायलेंस हो चुका है, व्हाई दिस टाइमिंग? अभी कल आप बोल रहे हो, कल आप वार्निंग दे रहे हो, ये वार्निंग जस्ट अ फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट है, डिप्लोमेटिक कंसर्न है, या एक्चुअली इसमें कुछ सीरियसनेस है? जो अभी फॉरेन लॉ मेकर्स ने कल वार्निंग दिया है, क्या बांग्लादेश उनको मानेंगे? क्या अवामी लीग पावर में आ पाएंगे, या इट इज अ बैड? भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो सिचुएशन है, इवन जैसे तारिक रहमान भी आया, मुझे नहीं लगता रुक जाएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो रेडिकलाइज्ड और रेडिकलाइज्ड जो इडियोलॉजीज है वहां पे बांग्लादेश में, ये इडियोलॉजी जो है देश को नोच के खा रहा है। तो अट्रॉसिटीज रोकने के लिए डिप्लोमेटिकली हैज टू स्टेप इन। आप डायरेक्ट डिफेंस को नहीं भेज सकते। अब देखिए वहां पे क्या हो रहा है, इवन एम्बेसी सब में ताला लगाना पड़ रहा है, बिकॉज द वे वहां पे मॉब वायलेंस हो रहा है, मीडिया को नहीं छोड़ा जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा, वो तो अपने ही लोगों को नहीं छोड़ रहे। मतलब वो क्या उसको ही खत्म कर रहे हैं ना। सो दे डोंट वांट डेवलपमेंट, खुद का भी रोक रहे हैं वहां पे। सो इंडिया हैज टू इंटरवेन डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली। नाउ वी नीड टू सी, इंडियन आर्मी ने भी डेफिनेटली, इंडियन डिफेंस ने भी वार्निंग दिया है, बट दीज वार्निंग्स, हाउ लॉन्ग ये वार्निंग्स काम करेंगे जब तक प्रैक्टिकली वी डू नॉट सी एनी स्ट्रेटेजी टू सॉल्व दिस इशू? ठीक है संदीप चौधरी जी, हाँ ठीक है, बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ी बात आपने भी कही। संदीप चौधरी जी, शेख हसीना की पार्टी को चुनाव से बेदखल करना, बैन कर देना, वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगी, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, उनकी पार्टी चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगी, ये उनके लिए कितना बड़ा झटका है? क्या ऐसा फैसला होना चाहिए? क्योंकि लंबे समय से वो सरकार में रहे हैं, लोकतांत्रिक दायरे में रहे हैं, और शेख हसीना ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई जो हमारा एक बड़ा कुनबा है, जो हमारा वोटर है, जो हमारे कुनबे में हमेशा से रहे हैं, तो उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा। कहां जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? देखिए शीतल जी, बिल्कुल ये लोकतांत्रिक की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता कि किसी एक की पार्टी को बैन कर दिया जाए या शेख हसीना की पार्टी के लोगों को चुनाव न लड़ने दिया जाए। ये कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि तानाशाही है, इसमें आपका संविधान, नियम, कायदे, कानून साइड में रख दिए जाते। और जैसे मौसमी जी ने कहा, दीवान साहब ने कहा कि किस तरीके से हमें वहां पर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, तो मुझे लगता है हम डायरेक्ट सैनिक कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो हिंदुस्तान कर सकता है और बांग्लादेश की कमर तोड़ सकता है। जैसे जो कॉटन का काम होता है, कपड़े का काम होता है बांग्लादेश के अंदर, वो उसकी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन रॉ मटेरियल हिंदुस्तान से जाता है। जितना वहां का नेटवर्क चलता है, जो नेट सिस्टम है, वो सारी सर्विस हिंदुस्तान उनको दे रहा है। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ से सर्विस जा रही है। इवन डेयरी प्रोडक्ट हिंदुस्तान से जाता है, फल सब्जी हिंदुस्तान से जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर हम उनको कहें कि भाई आपके यहाँ माहौल ठीक नहीं है और हम सर्विस नहीं दे सकते, तो मुझे लगता है बांग्लादेश घुटनों पर आ सकता है। तो ये हमारी टॉप लीडरशिप को सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ताकि हमारे मंदिर और हिंदू वहां पर सुरक्षित रह सके और बांग्लादेश का माहौल थोड़ा ठीक हो सके। ठीक है कमांडर भूषण दीवान जी, मैं आपसे समझूंगा इस बात को लेकर, क्योंकि कभी नहीं चाहेगा कि दोनों तरफा उलझन में रहे, एक तरफ पाकिस्तान के साथ, दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान के साथ जो भी हो रहा है आज़ादी से लेकर अभी तक, वक्त वक्त पर हमने देखा हमारी सेना ने जो किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो हम सबके सामने है। लेकिन क्या कभी भारत चाहेगा कि बांग्लादेश से ऐसे रिश्ते बने, ऐसा व्यवहार बने, या ऐसी स्थिति बने जो दोनों तरफा फिर हमें वो होना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमारी कूटनीति पर भी कई सारे सवाल खड़े होंगे? तो क्या रास्ते हैं भारत के पास? क्या भारत को नो इंटरफेरेंस की पॉलिसी से हटना पड़ेगा और इंटरफेयर करना पड़ेगा इन मामलों में? शीतल जी, इसे इंटरफेरेंस नहीं कहना चाहिए। देखिए, जो बांग्लादेश का भारत पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री एक सबसे है, चिटागोंग पोर्ट जो उनकी है, वहां से अगर वो यूरोप में माल भेजते हैं जहां उनकी मेन मार्केट है, तो वह बे ऑफ बंगाल जाते हैं, उनका सब बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है। और
तो इसलिए इनका डिपेंडेंस अच्छी पावर यहाँ से जा रही है, और रॉ मटेरियल कॉटन जा रहा है। रॉ कॉटन तो बांग्लादेश में प्रोड्यूस नहीं होती, चीन भी नहीं देता है उनको, कोई नहीं देता है। तो देर सवेर उनको अकल आएगी। जैसे टाइम लगा है श्रीलंका को समझने में भी, टाइम लगा है। तब तक हबन टोटा उन्होंने चीन को दे दिया था, और श्रीलंका ने, मालदीव ने भी ये काम किया था। तो जब हम बड़ी कंट्री होती हैं, हमारे पास छोटे जो नेबर होते हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे अभी बांग्लादेश हो, और ये मुश्किल होता है बड़ी कंट्री लाइक इंडिया, जब उनको हेल्प करें तो भी तकलीफ, ना हेल्प करें तो भी तकलीफ। तो बैलेंस से चलना पड़ता है। पर आपको ये बता दूं, ये जो देखिए कट्टरवादी जो सोच है और कट्टरवादी काम है, उल्फा के जो परेश बरुआ वगैरह हैं, उन सबको इन्होंने सपोर्ट भी किया है, तारिक ने। और जब 2001 से 2006 तक सरकार थी बीएनपी की, जमात इस्लामी के साथ बनी हुई थी, उसके बाद जो अवामी लीग की सरकार आई, तो उन्होंने तो काफी उस पर रोक लगाई, एंटी इंडिया एक्टिविटीज पे। हाँ। सवाल इतना है कि सेंटीमेंट जब इतना भारी बना हुआ है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट जब वहां पे है, तो ये एक मॉडरेट है कंपेयर टू जमात इस्लामी, मॉडरेट है। अवामी लीग तो ठीक है, वो बैन कर दिया। तो सवाल ये है कि देर सवेर ये लाइन पे आएगा। और मैं आपको बता दूं, जब ये 2004 में जब सरकार थी बीएनपी और जमाते की, और ये मतलब एक बटालियन को आर्म करने के लिए पूरी आर्म्स, चिटागोंग में आर्म्स लैंड हुए थे पूरे बटालियन लेवल को आर्म करने के लिए। तो उस टाइम भी आईएसआई का सपोर्ट, तो आईएसआई का सपोर्ट आज नहीं है, 25 साल से 50 साल से है। तो मैं कह रहा हूँ ये चैलेंज जो है, नेबर को तो आप जैसे नेबर को तो आप उठा के बदल नहीं सकते, चाहे वो चीन है या पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। पर बांग्लादेश की हालत जो है, आप जो कह रहे हैं क्या करना पड़ेगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, उनकी भी है, बांग्लादेश की भी है, सबकी है। तो हमारा प्रेजेंस अच्छा, इतना स्ट्रांग डिप्लोमेटिक प्रेजेंस होना चाहिए कि हमें पता लगे क्या हो रहा है। नेपाल में गया था, तो मैं बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं, अरे नेपाल, अब सच्चाई कितनी मुझे मालूम नहीं, पर कहते हैं अरे भाई काठमांडू तो भारत से चलता है, ये कहते हैं। तो हम समझते हैं कि उनकी भी डिपेंडेंस है, हम डिपेंडेंस को एक्सप्लॉइट करने वाले लोग नहीं, भारत ऐसा नहीं करता है। पर हमारे ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दे, जो कर रहे हैं अभी, आईएसआई के साथ मिल जाएं, वो तो हमारे लिए 3.5 फ्रंट बॉर्डर हो गया ना। बिल्कुल। तो ये इतने, उनके भी कितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में बांग्लादेशी जो हैं भारत में काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनको समझना पड़ेगा, और समझने को तैयार नहीं है। टेम्पोररी फेज आया है ये, और क्यों आया है? ये तो यूनुस साहब को ऊपर से एयर ड्रॉप किया गया है, और कुछ ना कुछ बहाने बना के शेख हसीना को निकाल दिया गया है। तो ये मेरा लगता है टेम्पोररी फेज। अच्छी बात है, अगर कोई अंदर खाने इनकी वापस आने की, तारिक अनवर की वापस आने की कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो कम से कम स्टेबिलिटी तो आएगी। स्टेबिलिटी आए तभी तो आगे आगे बात बढ़ती है। ये तो इतनी खुराफात में, तो इतनी खुराफात में, और ये पर एकदम एंटी हिंदू सेंटीमेंट कम हो जाए एकदम, ये भी इम्पॉसिबल है। ये अभी से नहीं है, अभी आप 8% आबादी बन गई है, बढ़ गई है। क्योंकि कश्मीर में भी हुआ ना, वो तो जब इस्लाम खतरे में कह दो, क्योंकि मुफ्त में मिल रहा है, किसी की प्रॉपर्टी लूट लो, घर लूट लो, उनकी जायदाद लूट लो, तो इस्लाम खतरे में हो जाता है। तो इसके लिए सरकार मजबूत अगर नहीं होगी तो नहीं कर पाएगी, तो बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो मुझे लगता है अच्छा आसार है जो आए हैं तारिक अनवर, आगे इसमें एक मजबूत सरकार बांग्लादेश में शायद बन सके। ठीक है, सबको उम्मीदें वही हैं। मौसमी जी, क्या एक बार फिर से हम उसी सवाल पर आते हैं, क्या पाकिस्तान या चीन या डीप स्टेट जैसे जो लोग हैं, वो बांग्लादेश को प्रॉक्सी यूज करवा रहे हैं भारत के खिलाफ? ऐसे संकेत भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज है, इनको चलाया ही जाता है जस्ट टू कीप इंडिया बिजी इन डिस्टर्बेंसेस। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब ये जो कंट्रीज है, ये फॉरेन हैंडलर्स, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, उनको इंडिया में शांति पसंद नहीं है, और इंडिया डेवलप हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, सबको दिख रहा है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट सेंचुरी नाउ, पावरफुल हो रहा है, लोग हमें दिख रहे हैं कि किस तरीके से। तो इंडिया को कहीं ना कहीं वो बिजी रखना चाहते हैं ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स में। तो यही हो रहा है अब, और ये दिख रहा है। एंड आपको अगर लगता है तारिक रहमान आके एकदम पूरा बदल लेंगे, नहीं, ये इलेक्शन भी डाउटफुल ही है, बिकॉज I don't see Bangladesh heading towards an election. I see Bangladesh is heading towards a critical or democratic, stress test. ये चीज है एक्चुअली। मुझे नहीं लगता कि तारिक रहमान आके कुछ बदल देंगे, और ये इलेक्शन भी ये अनसर्टेनिटी है एक इलेक्शन। सो आई डू नॉट थिंक, एंड नेपाल के साथ तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, बिकॉज नेपाल में भी हुआ था प्रोटेस्ट, बट
सूरर और लेटर बहुत जल्दी ही उनके अंदर रियलाइजेशन आ गया। आप देखिए वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन हो गए, बट वी डू नॉट सी बांग्लादेश मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि इट इज ब्रिंकिंग, वो नीचे जा रहे हैं, दिन ब दिन ओके अट्रोसिटीज बढ़ रहे हैं, कभी जलाया जा रहा है। तो हमें तो नहीं दिख रहा है कोई प्रोग्रेस। और तारिक रहमान आके भी आई डो नॉट थिंक वो कुछ पलट देंगे। हाँ, डेफिनेटली बीएनपी रिवाइव करेंगे, एक पावर रीअलाइनमेंट हमें दिख रहा है, बट आई डो नॉट थिंक कि ड्रास्टिक कुछ वहां पे इम्प्रूवमेंट आएंगे, बिकॉज I can see foreign, we all can see foreign handlers involved in this entire thing. ओके संदीप जी बहुत अच्छी बात अभी कही मौसमी जी ने कि भाई हमें नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। हमें भी क्या उम्मीद रखनी चाहिए सर तारिक रहमान से कि वो आते ही चीज़ों को बदल देंगे? ठीक है, पॉलिटिकल जो डिसेबिलिटी है उसको स्टेबल करेंगे, राजनीतिक गतिविधियां बदलेंगी, राजनीतिक ढांचा बदलेगा, लेकिन जो वो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स हैं या जो वो कट्टरवाद विचारधारा वाले लोग हैं जिनके मन में हमेशा कट्टरवाद जैसी भ्रांति रहती है और हमेशा इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कैसे बदलेंगे और क्यों बदलेंगे, ये हमें क्यों उम्मीद है? देखिए शीतल जी, जो रेडिकल एलिमेंट है उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हिंदुस्तान आगे बढ़ने से, और उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, उसमें चाइना भी आ जाता है, और दूसरे ऐसे देश आ जाते हैं जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। चाइना को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान के अंदर आप हैदराबाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लीजिए, आप बेंगलुरु में देख लीजिए, आप आईएमटी मानेसर गुड़गांव में देख लीजिए, आप नोएडा में देख लीजिए, उत्तराखंड के सिद्धपुर में देख लीजिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है चाइना को पेन होता है, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया में अपनी मार्केट चाहता है। तो जिस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ता है, अगर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम होगी, कि बांग्लादेश को भी प्रॉब्लम होगी। और जो कट्टरपंथी है जैसे हाफिज सईद हो गया, अजहर मसूद हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, और भी इस तरीके के संगठन हैं जो लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते हैं, या कहिए जो इस्लामिक ताकतों को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, उन सबको पेन होता है। ऐसे में हमें सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि बांग्लादेश में जो आज राजनीतिक उठापटक है, इसके पीछे कहीं हाफिज सईद जैसे लोग वहां अपने आतंकी पैड ना बनाए और वहां से आतंकियों को ना भेजने लगे, ताकि जिस तरीके से हाल ही में दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, हम लोग तो इसको एक बम विस्फोट की तरह देखते हैं, लेकिन दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इसको ऐसे देखते कि हिंदुस्तान हमारे लिए कितना सेफ है, हम हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करें, फैक्ट्री लगाएं या ना लगाएं। तो इससे हिंदुस्तान की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे देखी जाती है। हमें अपने देश की इमेज बचानी है, तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे होगा, तभी दुनिया के देश यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। उसके लिए हमारी सेना को, बॉर्डर को, सबको टाइट होना पड़ेगा। ओके, कमांडर भूषण देवान जी, एक बात इससे पहले मौसमी जी ने कही थी और एक बात संदीप चौधरी जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट कही, मौसमी जी ने कही थी कि कुछ देश चाहते हैं कि भारत हमेशा इस डिस्प्यूट में फंसा रहे, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ इस उलझन में रहे और भारत आगे बढ़ ना पाए, उसका विकास ना हो। ऐसे भी भारत इस वक्त सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी भी है, उससे भी कुछ देशों को जलन हो रही है। अमेरिका की जलन साफ तौर पर देखी जा सकती है जो टैरिफ के बहाने बाहर निकल रही है। ये तमाम चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र एक छोटा षड्यंत्र नहीं है, बहुत बड़ी पटकथा है और बहुत बड़े ताकतवर देश इसके पीछे हो सकते हैं। उसके बाद संदीप जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हाफिज सईद जैसे लोग या ये षड्यंत्र रच सकते हैं। हाफिज सईद तो ठीक है, वो एक टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, यहां तो सेना के जनरल मुल्ला मुनीर जैसे लोग वो भी भारत के खिलाफ खुलेआम इस नफरत का बीज बोने लगे हैं। कई देशों में जाकर उनके मिलन हो रहे हैं और मिलन के साथ साथ एक नकारात्मक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। शीतल जी, मुझे ये बताया जाए, इतिहास उठा के देख ले, सदियों का जो राजतंत्र होता है, राजतंत्र में एक राज्य दूसरे राज्य की टांग खींचने में हमेशा लगा रहता है, कोई नई बात नहीं है। इंडिया के साथ भी आजादी से भी हो रहा है, चाहे वो CIA हो, चाहे KGB हो, दुनिया भर की चीजें हो, हर कोई करता है। ये हम इनसे अनभिज्ञ नहीं है, और इसलिए ये कहना कि नई चीज हुई है, ऐसा है नहीं है। और मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं कि एकदम मतलब तारिक जी आने के बाद सब सुधर जाएगा, ये भी मैंने बिल्कुल नहीं कहा है कि परफेक्शन नहीं आ सकती एट वंस। बट प्रॉब्लम क्या है, आप देखें जो कंपल्शन है पाकिस्तान बांग्लादेश की, ज्योग्राफिकल कंपल्शन है, जो डिपेंडेंस की कंपल्शन इंडिया के ऊपर है, तो धीरे धीरे लाइन पे आएंगे वो, और वो उनके सामने लेसन है। अगर वो कट्टरवादी सोच पे चलते हैं जैसे पाकिस्तान चला है, अभी आप देख लीजिए पाकिस्तान का क्या हाल है, भिखमंगा हो चुका है। वो खुद ही कहते हैं, खुद पाकिस्तान में गुर्बत इतनी है, वो खुद ही कहते हैं कि हम तो खुद ही
टेररिज्म से पीड़ित हैं। भाई पीड़ित जो शेर तो आप ही ने खड़ा किया टेररिज्म का। मैंने पहले भी आपसे कहा, जब जिया अल हक ने 13 साल राज किया और वो खड़ा तो उन्होंने किया टेररिस्ट। अभी टेररिस्ट बना के टेररिस्ट की फैक्ट्री बन गई है ना। तो अभी अभी आप कहते हैं चीजें बदलती रहती हैं, और आप अफगानिस्तान में उनको तकलीफ हो रही है, केपीके में तकलीफ हो रही है। तो इस टाइप की चीज मैं नहीं समझता हूँ ये बांग्लादेशी चाहेंगे, उनके सामने है लेसन पूरा। तो मुझे होप है इस चीज की कि चीजें सुधरेगी, चीज बदलनी चाहिए, बदल रही है। और देखिए मैं आपको बताऊं और चीज, उनके सामने लेसन श्रीलंका मालदीव तक का भी है, वो भी एक मुस्लिम डोमिनेट कंट्री है। तो ये वो खुराफात चीन डीप स्टेट हर कोई करेगा, ISI हर कोई करेगा, कोई हाथ धर के नहीं बैठा है। तो ये तो होता ही रहता है, पर हम भारी पड़ेंगे उनपे। 16 बिलियन डॉलर ट्रेड है इंडिया बांग्लादेश का। अभी हम ट्रम्प से क्या बात मानते हैं कि वो ट्रेड हमारा, हम 40 बिलियन डॉलर 80 बिलियन डॉलर भेजते हैं, 40 बिलियन डॉलर लेते हैं, तो हम उनकी बात मान लेते हैं। अभी 16 बिलियन डॉलर में 2 बिलियन डॉलर खपत हमारे पास इंडिया में है बांग्लादेश के ट्रेड की, और 14 बिलियन तो ट्रेड हमारा जो है हम उनको दे रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड अगेंस्ट है उनके। तो डिपेंडेंस उनका बहुत ज्यादा है। क्या उनको प्रेशर वहां से भी है, म्यांमार से भी है, अराकान आर्मी से भी है। तो इतनी डिपेंडेंस डीप स्टेट काम करेगी। पर अभी अगर इलेक्शन होती, डेमोक्रेसी आती है, देखिए परफेक्शन नहीं है डेमोक्रेसी, परफेक्ट स्टेट परफेक्ट तरीका नहीं है, पर क्योंकि इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान से अलग है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन होते हैं श्रीलंका जैसा है, क्योंकि इलेक्शन होते हैं नेपाल जैसा है। तो सुधरने के लिए आसार बनते हैं अगर स्टेबिलिटी आती है। ओके सर, थोड़ा मेरे पास टाइम कम था, समय कम था, तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कमांडर भूषण जी, मौसमी सचदेवा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और संदीप चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती समय हमारे साथ साझा किया है। तो फिलहाल रहमान तो लौटे हैं, घमासान बढ़ गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर वहाँ पर है, पॉलिटिकल ढांचा है, या जो डिसेबिलिटी है, उसे स्टेबल करने के साथ साथ वहाँ की विचारधारा या जो इस तरह के एलिमेंट्स वहाँ पर बस गए हैं जिन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल टूल किट के तरीके पे इस्तेमाल किया जाता है, क्या उनको भी बदलेंगे? क्या बांग्लादेश को वापस राह पर लौटाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड हो या बाकी अन्य रिश्ते हों, वो बहुत खूब हैं, क्योंकि भारत ने ही बांग्लादेश को एक तरफ से आज़ादी दिलाई थी और एक अलग देश बनाया था। ऐसे में बांग्लादेश को बिल्कुल भी ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत उसका दुश्मन है, या भारत भी कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश उसका दुश्मन बने, और दोनों तरफा भारत इस उलझन में रहे कि वहां लड़े या फिर इधर लड़े, क्योंकि इसका फायदा हमेशा दुश्मन देश उठा लेगा और भारत इसी लड़ाई में जो है वो फंसता हुआ नजर आएगा। यही चक्रव्यूह, यही षड्यंत्र कुछ डीप स्टेट्स के देशों द्वारा जो है वो रचा जा रहा है, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है। वक्त छोड़ से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।